दोस्तों कई बार हम छोटी छोटी जो प्रॉब्लम होती हैं हमारे शरीर में उनको बहुत लाइटली लेते हैं। इसी से जुड़ा हुआ मेरा जो अभी पास्ट मंथ का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को अवेयर करना। बहुत सारी चीज़ों को हम बहुत लाइटली लेते हैं। रिसेंटली आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। मैं पिछले 1.5 महीने से पीजीआई के चक्कर काट रहा हूँ चंडीगढ़ में। और मतलब अपने लिए नहीं काट रहा हूँ, मेरे फादर हैं जिनकी एज जो है वो लगभग 70 ईयर्स के करीब है। और हुआ ये है कि उनकी जीभ में यहाँ पे यहाँ पे एक छोटा सा दाना सा स्टार्ट हुआ। और इसका मुझे भी आइडिया नहीं था। मैं दिल्ली में रहता हूँ, वो हिमाचल में अपने घर पे रहते हैं। तो और होता ही है कि नॉर्मली आप लोगों ने भी देखा होता है, जो माँ बाप होते हैं वो अपनी छोटी छोटी बातों को नहीं बताते हैं अपने बच्चों के साथ। तो उन्होंने भी सोचा कि नहीं बताते हैं, कुछ नहीं है, छोटा सा दाना है, ये ठीक हो जाएगा अपने आप। अब इस बात को चलते हुए लगभग 5-6 महीने हो चुके हैं। घर पे भतीजा है तो उससे जो है वो एक क्या करते थे, उस दाने को कांटा लेते हैं और उस कांटे से फोड़ देते हैं। और वो कुछ दिन तक फिर से बैठ जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर से हो जाता है और यही प्रोसेस जो वो चलता रहता है। अब रिसेंटली वो मेरे पास यहाँ दिल्ली में आए थे। मैंने बुलाया था अपने मम्मी पापा को कि आप आ जाया करो कभी कभार, यहाँ पर भी आ जाया करो घूमने फिरने के लिए। तो वो 1 महीना यहाँ पे रहे। तो मैंने देखा कि पापा अपनी जीभ पे ना कुछ लगा रहे थे, जो होता है ना कि छाले पड़ने की जो दवाई देते हैं, एक जेल सा, वो लगा रहे थे। तो तब जाके मुझे इस चीज़ का पता चला कि ये प्रॉब्लम है। तब देखा मैंने तो एक बड़ा सा घाव बन गया था। तब आप देख पाएंगे कि ये एक छोटा सा दाना इतने घाव में बदल गया। अब ये जो घाव है ये भर नहीं रहा था। तो मैंने तुरंत ही उसी दिन शाम का टाइम था, तो मैंने यहाँ पे जो एक लोकल डॉक्टर हैं उनसे, मतलब इतना मुझे भी आइडिया नहीं था कि ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। आगे आपको ये सारी स्टोरी बताऊंगा। और फिर लोकल डॉक्टर के पास गया, उसको मैंने जीभ दिखाई कि ये छाला है, इसके लिए वो दवाई वगैरह दो। तो उसने बोला कि मैं इसके लिए मेडिसिन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये जीभ का मामला है और जीभ जो है वो बड़ी नाजुक चीज़ है। इसके लिए आप बायोप्सी वगैरह टेस्ट करवाओ ताकि आपको कुछ कैंसर जैसी प्रॉब्लम ना हो। जब मैंने ये कैंसर वर्ड सुना तो बड़ा दुखी हुआ कि क्या ये छोटी सी प्रॉब्लम भी ऐसा हो सकता है। उस टाइम मुझे भी पता नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। और देन फिर एक और मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल था, वहाँ पे मैंने चेकअप करवाया। तो उन्होंने जीभ को देखा और उन्होंने भी बायोप्सी टेस्ट लिखवाया कि बायोप्सी टेस्ट करवा दिए। बायोप्सी टेस्ट आपको बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता है, मुझे भी नहीं था पता उस टाइम कि ये टेस्ट होता क्या है। उसमें जिस हिस्से में वो प्रॉब्लम है उसका एक छोटा हिस्सा टुकड़ा जो है वो काटा जाता है और उस टुकड़े को फिर जांच के लिए भेजा जाता है। फिर जांच में देखते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। अब मैंने फिर उस डॉक्टर ने ये कहा, जहाँ मैं सेकंड ओपिनियन ले रहा था, कि 5 दिन की मेडिसिन मैं आपको दे रहा हूँ, 5 दिन की मेडिसिन में देखिए, अगर इसको कुछ फर्क पड़ता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको बायोप्सी टेस्ट करवाना ही पड़ेगा। अब मैंने बायोप्सी टेस्ट के चार्जेस भी पूछे वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बताया कि बायोप्सी टेस्ट के आपको लगभग वहाँ पर 15 से 20 हज़ार जो है वो रुपए लगेंगे आपके। अब मैंने 5 दिन की मेडिसिन ले ली जो कि तकरीबन 1100-1200 रुपये की आई थी। प्राइवेट वाले जो हैं वो मेडिसिन के बिना आपको भेजेंगे नहीं, ये आपको भी पता है। अब 5 दिन मेडिसिन खा के देखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैंने ये सोचा कि यार हो सकता है कि अभी जिस डॉक्टर को मैंने दिखाया, हो सकता है कि उसको इतना ना पता हो, किसी दूसरे जो सीनियर और डॉक्टर हैं अच्छे, कोई इससे बड़े हैं, उनसे भी एक ओपिनियन लिया जाए। तो एक कैंसर सर्जन है मैक्स हॉस्पिटल के, और उनसे मैंने ओपिनियन लिया। तो उन्होंने देखते ही बोला कि इसकी बायोप्सी होगी, मतलब उन्होंने भी बायोप्सी टेस्ट ही बताया। और उन्होंने लेकिन क्या किया कि 1 महीने की दवाइयाँ लिखी कि 1 महीने की दवाइयाँ खा लो और बायोप्सी का टेस्ट भी करवा लो, देन जो है वो मुझे चेक करवाओ। तो उन्होंने मुझे 1 महीने की दवाइयाँ लिखी कि 1 महीना इन दवाइयों को खाओ और बायोप्सी टेस्ट भी करवा लो, और इसके साथ साथ एक नेक का कॉन्ट्रास्ट जो है वो शायद स्कैन होता है वो भी करवा लीजिए। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये बायोप्सी का जो टेस्ट है ये कितने का होगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो टेस्ट है ये 30,000 रुपये तक का होगा। अब जहाँ वो पहले खर्चा जो वो 15-20 तक बता रहे थे, अब यही बायोप्सी का टेस्ट जो है वो लगभग 30,000 के करीब पहुँच गया था। तो मैंने 1 महीने की दवाइयाँ ले ली जो कि 4,000 रुपये की आई, और बायोप्सी टेस्ट मैंने नहीं करवाया। तो 1 महीना दवाइयाँ खाने के बाद वो जख्म जैसे का वैसा ही रहा। फोटो आपको मैं इधर लगा दूंगा, देख लेना आपकी, ये जख्म ऐसा ही है। इसमें जख्म में हुआ ये है कि आपको अगर देखिए, जो ऊपर की लेयर है जीभ की, जो खुरदरा पार्ट होता है, वो स्किन जो है वो या तो छिल गई है, मतलब निकल गई है, या फिर ये कह लीजिए कि जो अंदरूनी टिश्यू हैं उनका इन्फ्लामेशन हो गया है, वो सूजन आ गई है उनमें, वो ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं।
अब दोनों तरीक़ों से इसकी बात को देख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि यार अब मैं प्राइवेट में तो दिखा चुका हूँ, एक बार मुझे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ओपिनियन लेना चाहिए। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे सबसे अगर पहले कोई चीज़ याद आती है, दिल्ली में तो आप भूल जाओ, एम्स या सफदरजंग जैसे हॉस्पिटल में आपका नंबर आएगा, मतलब आप भूल जाइए आप इन चीज़ों को। अगर आपका कोई है रिश्तेदार या कोई जान पहचान में ऐसी चीज़ है, वहाँ पे अप्रोच लगा के तो हो जाएगा काम, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। पिछले दिन ही बोरी बिछा के सड़कों पे लोग एम्स में लाइन के लिए लग जाते हैं अगले दिन के लिए, ये हालत है दिल्ली में। तो ऐसे में मुझे चंडीगढ़ में पीजीआई है जो कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल है इलाज के मामले में, धक्के वहाँ पर भी खाने पड़ते हैं, तो मैंने सोचा कि वहाँ पर मैं ज़रूर जाऊँगा। पीजीआई मुझे इसलिए याद आता है कि आज से लगभग 10-15 साल मेरा एक फ्रेंड था, उसका बच्चा था 3-4 साल का शायद, और उसको किसी लोकल डिस्पेंसरी वाले ने कुछ ऐसे इंजेक्शन लगा दिए, बीमार होते टाइम जब बीमार था तो इंजेक्शन लगा दिए, और उससे उसकी वजह से उसकी दोनों किडनियों का जो पानी होता है कहते हैं वो सूख गया था। तो उस बच्चे को वहाँ पर पीजीआई में एडमिट किया और 7 दिन तक उसको वहाँ पर ही रखा गया था। और यकीन मानिए ऐसा लगता था कि दूसरे जन्म से वो वापस लेके आए हैं उसको। उन 7 दिनों में मैं वहीं पर सोता था, वहीं से ऑफिस जाता था, तो ये 7 दिन का रूटीन था। लेकिन बच्चा जो था वो अच्छा हो गया था 7 दिन के अंदर। तो मैंने सोचा कि चलो पीजीआई जाया जाता है, तो उसके बाद मेरी जर्नी शुरू होती है पीजीआई के लिए। पीजीआई गया मैं, वहाँ पर लाइन में लगा। बहुत मुश्किल होती है यार जब आप पीजीआई जाओगे, आप में से अगर किसी ने एक्सपीरियंस की हो ये चीज़। तो लाइन में लगा, डॉक्टर से मिला, उसने मुझे बोला कि बायोप्सी होगी। बायोप्सी के लिए एक डेट दी गई कि इस तारीख को आप आइए और अपनी बायोप्सी करवाइए। देन सेकंड चक्कर जब पीजीआई का लगा तो बायोप्सी का टेस्ट हुआ। अब बायोप्सी के टेस्ट में मैं बहुत डर रहा था, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखे बहुत सारे। यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि हर किसी की समस्या अलग अलग होती है। यूट्यूब पे जो आप वीडियो देखते हैं हो सकता है उसकी समस्या कुछ और हो, मतलब कुछ अलग लेवल पे हो, आपकी समस्या कुछ अलग लेवल पे हो। तो डर था एक, कई लोग कह रहे थे कि बायोप्सी मत करवाओ, यूट्यूब पे भी भर भर के लिखा है कि बायोप्सी मत करवाओ क्योंकि इससे प्रॉब्लम और बढ़ती है। अब भाई क्या करें, अगर बायोप्सी नहीं करवाएं, सारे डॉक्टर ने तो बायोप्सी बोल दिया था, तो बायोप्सी करवा लिया। अब जब जिस दिन बायोप्सी हुआ तो मैंने देखा कि जितना मैंने सोचा था ना कि यार टुकड़ा काटना कितना दर्द होता होगा, इतना कोई टुकड़ा काटेगा सैंपल के लिए भेजेगा तो वो भाई जीव तो मतलब ऑब्वियसली होगा ना, दर्द भी होगा और खालीपन सा भी लगता होगा। लेकिन जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना मिनिमम पीस जो वो काटा गया। एक चिमटी सी थी, उससे पहले कुछ आपको मेडिसिन वगैरह दी थी एक पीने के लिए, और एक छोटी सी चिमटी सी थी, उससे जितना सरसों का दाना होता है उतना ही पीस काटा होगा, और उसको फिर इतनी से डिब्बी में जेल में डाल के सैंपल जो है वो वहाँ पर जमा करवा दिया। अब बायोप्सी की रिपोर्ट आई, लगभग 10 दिन बाद जो है वो बायोप्सी की रिपोर्ट आ गई। अब जो बायोप्सी की रिपोर्ट है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि उसमें क्या लिखा हुआ था। तो ये वो बायोप्सी की रिपोर्ट है, इसमें लिखा हुआ है रिसीव्ड ब्राउनिश मल्टीपल इरेगुलर टिश्यू। तो कुल मिला के इस रिपोर्ट का अगर सारांश बताऊं, ये एक चैट जीपीटी है, एआई है, और इसको आप क्या करते हैं, मतलब आप भी इसकी हेल्प लिया करो यार, मेरे लिए बहुत यूज़फुल है। मतलब आज की डेट में एआई जो है वो बहुत कमाल का हो गया है। तो यहाँ पे मैंने इसमें इस रिपोर्ट में मतलब इस रिपोर्ट को अपलोड कर दिया। देखिए ये पीडीएफ है और इसको मैंने अपलोड कर दिया, और इसको मैंने बोला कि इस रिपोर्ट में जो भी है वो मुझे बताओ। तो इसने बताया कि ये ना हाइपराप्लास्टिक स्क्वैमस एपिथेलियम पाया गया है, यानी कि त्वचा के ऊपरी परत का असामान्य रूप से बढ़ना। कई जगहों पर घाव और सूजन वाले टिश्यू मिले हैं। टिश्यू के अंदर दिखने वाले स्क्वैमस सेल मतलब कैंसर जैसी कोशिकाओं के समूह पाए गए हैं। तो सीधा सा मतलब ये था कि कैंसर जैसे लक्षण जो थे वो इस केस में पाए गए हैं। अब यहाँ पर इसने ये भी लिखा हुआ है कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा एक प्रकार का कैंसर होता है जो कि शरीर की सतह परत की कोशिकाओं से शुरू होता है। ये खासकर उन जगहों पर होता है जहां पर स्क्वैमस कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि जीभ, मुंह का अंदरूनी हिस्सा, गला, होंठ, त्वचा, फेफड़े, ग्रास नली। तो अब ये होता कैसे है, इसके कुछ इन्होंने बताया हुआ है कि ये चीज़ें जो है तंबाकू, सिगरेट, गुटखा का लंबा सेवन करने से, शराब, मुंह की सफाई ना करना, लंबे समय तक चलने वाले घाव या सूजन, कभी कभी कोई वायरल इन्फेक्शन जैसे एचपीवी भी इसका कारण हो सकता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? जीभ या मुंह में ना भरने वाला घाव, किसी हिस्से में गांठ या सख्ती, बोलने, चबाने या निगलने में तकलीफ, मुंह से खून आना, लगातार दर्द। तो ये जो थी वो रिपोर्ट थी और इसमें ये चीज़ें जो थी वो पाई गई थी। अब
डॉक्टर ने बोला कि इसकी जो है वो सर्जरी होगी, लेकिन सर्जरी से पहले एक चीज़ आप ये करवा लो, एमआरआई और गले का कुछ सीटी स्कैन करना था। तो इसके लिए पीजीआई में 6-6 महीने की डेट थी। तो 6 महीने में तो भाई जिसका प्रॉब्लम चल रही है वो हो सकता है वो प्रॉब्लम और भी बढ़ जाए। तो 6 महीने या 3 महीने की डेट चल रही थी वहाँ पे। तो ऐसे में मैंने प्राइवेट जो है वो अप्रोच किया, जो प्राइवेट लैब थी चंडीगढ़ में। और ये भी आपको बता दूं इसमें मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। लैब वाले भाई आपको बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। अगर उन्होंने लिखा हुआ है कि एमआरआई फेस एंड नेक एक ही लाइन में लिखा हुआ है, तो वो बोलेंगे कि भाई यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं, तो एक एमआरआई हम 11,000 रुपये की करते हैं। और जो कॉन्ट्रास्ट के साथ, एमआरआई भी 2 तरीके की होती हैं, एक विद कॉन्ट्रास्ट, एक नॉन कॉन्ट्रास्ट। जो मेरे वाले केस में लिखा हुआ था वो लिखा था विद कॉन्ट्रास्ट के साथ। अब यहाँ पे उन्होंने एमआरआई वालों ने बोला, लैब वालों ने, कि 11,000 जो है वो फेस का और 11,000 जो है वो नेक का लगेगा, यानी कि टोटल 22,000, और सीटी स्कैन का अलग लगेगा। और लैब को भी अप्रोच किया और फिर एक लैब मिली मुझे 11 सेक्टर में, जहाँ पे एमआरआई के चार्जेज जो थे लगभग 10,500 थे, और सीटी स्कैन जो था वो लगभग 3500 या 3300 रुपये में हो गया था। सीटी स्कैन जो था वो मैंने 15 सेक्टर में करवाया था, जबकि जो एमआरआई है वो मैंने 11 सेक्टर में करवाई थी। तो ये 2 टेस्ट जो थे वे हुए। और इसमें टेस्ट करवाने का पर्पस डॉक्टर का ये था कि जो आपका ये कैंसर है, जो जीभ का कैंसर है, क्या ये गले या अंदर तक चला गया है या सिर्फ यहाँ तक है, वो पुष्टि जो थी वो उनको करनी थी। देन मैंने वो रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये चीज़ जो वो अभी यहाँ तक ही है, नीचे तक नहीं गई हुई है, और ऐसे में अब इसको जो है वो सर्जरी से ही ठीक किया जा सकता है। तो अब सर्जरी उन्होंने बताई कि आप नेक्स्ट डे आ जाइए और हम आपको कुछ डेट्स वगैरह बताएंगे सर्जरी। लेकिन उससे पहले आपको पीजीआई में बहुत सारे डिपार्टमेंट से डिक्लेरेशन लेनी पड़ती है, जैसे हार्ट्स के टेस्ट करवाने पड़ते हैं, थायराइड का टेस्ट करवाना पड़ता है, और भी बहुत सारे, पीएसी डिपार्टमेंट होता है एक, और मतलब कुछ चेक करते हैं उसमें कि ऑपरेशन से पहले क्या जिसका सर्जरी होनी है उसका शरीर जो है वो इतना हैवी, क्योंकि एज फैक्टर मैटर करता है। 70 ईयर्स की एज है, तो उसमें क्या वो पर्सन संभाल सकता है उन चीज़ों को या नहीं संभाल सकता है। तो वो कुछ टेस्ट जो हैं वो होते हैं। तो पीएससी वगैरह करवाई मैंने, और फिर घर पे बैठा हुआ था तो किसी का मुझे फ़ोन आया कि भाई एक काम करो, आयुर्वेदिक में भी ट्राई कर लो। तो मैंने कहा कि अगर आयुर्वेदी में उसमें ये पॉसिबल है तो बड़ी अच्छी बात है। कौन चाहता है कटना वटना, ये सारी कटिंग पुटिंग, मतलब अच्छा नहीं लगता ना। तो आयुर्वेदिक में अगर ये हो सकता है तो अच्छी बात है। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि जो शुद्धि सेंटर है, उस टाइम मुझे पता भी नहीं था ये शुद्धि सेंटर करते हैं, काफ़ी फेमस हैं और इनके काफ़ी सारे सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो मैंने वहाँ पर अप्रोच किया किसी को, जानने वाले को। तो उन्होंने मुझे बताया कि शुद्धि में, मैंने उनको फोटोग्राफ भेजे व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसका इलाज पॉसिबल नहीं है। और मतलब वो मेरे जानने वाले थे, तो मैंने उनको बोला कि यार ऐसे मत बुलाना सिर्फ पैसे बनाने के लिए, ये डॉक्टर को बोल देना अगर इलाज है तभी बुलाना। तो उन्होंने बताया कि हम ना जोंक होती है, जो लीचेस वगैरह, लीच कहते हैं शायद इंग्लिश में उसको, तो जोंक होती है वो हम, क्या होता है जहाँ पे कैंसर होता है वहाँ पे चिपकाते हैं, तो जो भी कैंसर वाले टिश्यू होते हैं वो उनको चूसती है। लेकिन जीभ के केस में ये पॉसिबल नहीं है, वो वहाँ पे चिपकती ही नहीं है। तो ये जो है वो वहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा इसका इलाज, तो आप बेटर है कि सर्जरी ही करवा लीजिए। तो अब जो आयुर्वेदा था वो भी मेरे ऑप्शन जो था ख़त्म हो गया है। और अब जाके डॉक्टर ने मुझे नेक्स्ट मंथ की जो मेरे पापा की सर्जरी है उसकी डेट दी हुई है। अब सर्जरी के बाद मुझे क्या डर है, जो कि आमतौर पर सुनने को आता है कि सर्जरी के बाद भी हो सकता है वो चीज़ फिर से फैल जाए, वो एक डर बना हुआ है। और मतलब वो तो चलो आगे की बात है, उसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फ़िलहाल यही सल्यूशन बताया हुआ है। फिर मैंने डॉक्टर से ये भी पूछा कि अगर यहाँ जीभ पे ये हुआ है तो आप क्या इतने हिस्से को पूरा काटेंगे? पूरा काटने का मतलब कि अगर इतनी जीभ है तो ये पूरा ही काट देंगे या कैसे करोगे? तो उन्होंने मुझे बताया कि हम जितना हिस्सा होता है उसका 0.5 सेंटीमीटर जो है वो एक्स्ट्रा ही लेके चलते हैं। हालांकि ये चीज़ मुझे अभी भी क्लियर नहीं है कि ऊपरी लेयर को काटेंगे या पूरा हिस्सा काटेंगे, अब वो तब पता चलेगा। और उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि उस टाइम खाना पीना जो होता है वो शायद यहाँ से कुछ नली के थ्रू ही होता है, और 3-4 दिन एडमिट भी रहना पड़ता है। वो बात की बात है, वो कैसा होगा क्या नहीं होगा वो मैं यहाँ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये था
कि यार ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को प्लीज़ लाइटली मत लिया करें, ये चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं। अब आज की डेट में मेरे पापा ने खुद नहीं सोचा था कि वो छोटा सा दाना इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा कि मुझे पीजीआई के चक्कर काटने पड़ेंगे। वो खुद ही कांटे से उसको कुरेदते रहते थे। फिर जब वो थोड़ा सा जख्म होता तो फिर ये भी बता दूं कि फटकरी के करारे वो कर रहे हैं, कहते हैं फटकरी बहुत होती है। अपने वैद बनो लेकिन एक लिमिट तक बनो। फिर पता नहीं ब्रश से बार बार रगड़ रहे हैं उसको, जिसकी वजह से वो जख्म लाल हो जाता था। तो उन्होंने पूरे मतलब अपना वो पूरा इलाज कर रखा था। और ऐसे में अगर कभी ये हो जाए चीज़ आपको, तो ये सुजेस्ट करूंगा कि जो कि मैंने पढ़ा था, जब होता है ना प्रॉब्लम तो बंदा पढ़ता है सारी चीज़ों को। तो जो कच्ची हल्दी है उसको जरूर चबाएं, मतलब उसका कोई नुकसान तो नहीं होगा, हो सकता है वो आपके लिए फायदेमंद हो जाए। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए तो कच्ची हल्दी जो है वो जरूर चबाएं। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो बायोप्सी का टेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने मुझे 30,000 रुपये का बताया था, आप थोड़ी देर के लिए गैस करिए कि पीजीआई में वो कितने का हुआ होगा। क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो टेस्ट होते हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं, तो आप जो है वो सोचेंगे कि 30,000 का टेस्ट था वो ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 में हो गया होगा। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि वही बायोप्सी का टेस्ट जो 30,000 का था वो मात्र 600 रुपये में पीजीआई में हुआ था। इसके अलावा और भी छोटे मोटे टेस्ट थे जो कि काफ़ी सस्ते मुझे पड़े थे। हालांकि जो एमआरआई और सीटी स्कैन था वो डेट 6-6 महीने बाद की थी पीजीआई में, तो वो मुझे मजबूरी में बाहर से करवाने पड़े थे। और यहाँ पे देखिए पैसा तो मैटर करता ही करता है, लेकिन इलाज भी, एक अच्छा इलाज करवाना भी मैटर करता है। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों में मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर जगह गलत ही इलाज होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मनी माइंडेड होते हैं। और ये भी बताना चाहूँगा कि पीजीआई में जब तक आपकी बीमारी का पता नहीं चलेगा, आपको एक सिंगल मेडिसिन तक नहीं दी जाती है खाने के लिए। मेरे केस में पापा को एक भी मेडिसिन खाने को नहीं दी जब तक कि टेस्ट में ये क्लियर नहीं हो गया कि क्या बीमारी है। अगर यही चीज़ मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लगातार करता रहता तो वो अपना पैसा छापने के लिए मुझे ज़बरदस्ती कोई ना कोई मेडिसिन साथ में चला के रखते, जिससे कि एक अच्छा खासा अमाउंट जो वो मुझे पे करना पड़ता। तो ये फ़र्क है गवर्नमेंट में और उसमें प्राइवेट में। मैं प्राइवेट सभी को नहीं कह रहा हूँ कि गलत हैं, लेकिन ऐसा ही है। अब इसके अलावा पीजीआई में देखिए इलाज तो अपनी बात है, वो आगे जो भी एक्सपीरियंस होंगे मैं अपने यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन जो मैनेजमेंट है वो वहाँ पे बड़ा ख़राब है, वो उसके बारे में भी एक दिन डिस्कस करूंगा एक अलग वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको अवेयर करना था कि आपकी जीभ या मुंह के अंदर कुछ ऐसा जख्म हो जो कि 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा है और मतलब नॉर्मल मेडिसिन से नहीं भर रहा है, तो प्लीज़ उसको लाइटली मत लें, उसको सीरियसली लें और एक अच्छे डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। और मुझे लगता है कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। तो चलिए मिलता हूँ अपने किसी अलग वीडियो में, अपने जो भी डे टू डे लाइफ के मेरे एक्सपीरियंस होते हैं, मैं सुरेंद्र शर्मा उन एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए मिलता हूँ अपने अलग वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।